Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Welcome in day 2 of unit number 6 thermodynamics. In last video we have discussed about heat capacity, and in this video we are going to discuss measurement of internal energy and enthalpy of a रिएक्शन मीन्स डेल्टा यू को और डेल्टा एच को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं। अब मेजरमेंट जो है वो हम टू मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब हम किसी भी सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट कर देंगे तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और जब हम प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, चेंज इन एंथैल्पी। अब ऐसा मेथड जो डेल्टा एच की वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, कैलोरीमेट्री। ओके, दैट कैलोरीमेट्री इज द मेथड टू डिटरमाइन एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली। ओके, मेथड यूज तो कैलोरीमेट्री है, लेकिन कैलोरीमेट्री के लिए जो हम अपरेटस यूज करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, कैलोरीमीटर। अब जो हीट एब्जॉर्ब होगी कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो उसे हम किसकी हेल्प से मेजर करेंगे, बोम कैलोरीमीटर। ओके, अब हम बोम कैलोरीमीटर के बारे में डिस्कस करते हैं कि बोम कैलोरीमीटर एक्चुअल में क्या है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है और इसकी वर्किंग क्या है और इसका यूज कैसे किया जाता है। ओके, दिस इज बोम कैलोरीमीटर। ओके, ये क्या है, जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये किसका है, बोम कैलोरीमीटर का है। ये बाहर क्या है, इंसुलेटेड वाटर बाथ, मीन्स ये क्या है, एक वाटर बाथ है और इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड के बारे में आप लोग जानते हैं कि जिसमें से हीट ना तो एस्केप कर सकती और ना ही उसके अंदर एंटर कर सकती। ठीक है, तो ये जो वाटर बाथ है वो कैसा है, इंसुलेटेड है। अब इंसुलेटेड वाटर बाथ के अंदर क्या क्या चीजें और रखी हुई है बोम कैलोरीमीटर के अंदर, उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ये बाहर तो हो ही गया इंसुलेटेड वाटर बाथ, लेकिन इसके अंदर एक और क्या चीज है जिसे हम बोलते हैं बोम बोलते हैं। ये किसका बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है। ठीक है, जो ये बॉक्साइट से हम बोम बोलते हैं और ये स्टील का बना हुआ है। अब इसके अंदर भी देखो, ये जो आपको वायर दिखाई दे रही हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, फायरिंग लीड्स, जो ये वायर दिखाई दे रही हैं ये किसकी हैं, प्लेटिनम की, और ये क्या है, प्लेटिनम कप है। ओके, और पूरा प्रैक्टिस के बारे में जान लेते हैं। ये क्या है, इसमें थर्मोमीटर है और ये क्या है, स्टीरर लगा हुआ है। ये जो प्लैटिनम कप है यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फ्लेमेबल सब्सटेंस को रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या पुट करना है, एक फ्लेमेबल सब्सटेंस को पुट करना है, ताकि जब ऑक्सीजन इनलेट हो, देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन इनलेट के लिए बना हुआ है, ऑक्सीजन इनलेट होगी और यहाँ आएगी और जो फ्लेमेबल सब्सटेंस है वो बर्न होगा। ठीक है, जब ये बर्न होगा तो हीट प्रोड्यूस करेगा। अब हीट प्रोड्यूस करने से क्या होगा, जो वाटर है वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का वाटर गर्म होगा। अब ये बाहर जो इंसुलेटेड वाटर बाथ है वहां का जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टीरर इसलिए लगा हुआ है ताकि जो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर है वो पूरी तरह से मिक्स हो जाए, और ये थर्मोमीटर रखा हुआ है ताकि हम इसका टेम्परेचर मेजर कर सके। ठीक है, हम पहले क्या कर लेंगे, इनिशियल टेम्परेचर मेजर कर लेंगे जब हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, जब तक हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट नहीं किया उस टाइम पे हम क्या कर लेंगे, टेम्परेचर को मेजर कर लेंगे, मीन्स इनिशियल टेम्परेचर हम लोग मेजर कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही हमने यहाँ प्लैटिनम कप के ऊपर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस रखा तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के रखने से वो बर्न होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होने से जो सारा वाटर है वो गर्म हो जाएगा, स्टीरर की हेल्प से मिक्स हो जाएगा। अब स्टीरर की हेल्प से मिक्स हो जाएगा और थर्मोमीटर की हेल्प से क्या होगा, हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर लेंगे। अब देखिए, इसके अंदर जो ऑक्सीजन इनलेट किया ना हमने, उसको हमने कांस्टेंट प्रेशर पे रखना है, दैट इज 20 to 25 एटमॉस्फेयर। इस प्रेशर पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को फिक्स रखेंगे। ठीक है, और सब्सटेंस बर्न होता रहेगा,
टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज होने के बाद हम जो चेंज इन टेम्परेचर है वो मेजर कर लेंगे। ओके, यही है बोम कैलोरीमीटर। जब हमने चेंज इन टेम्परेचर को मेजर कर लिया तो उसके बाद जितनी भी हीट इसकी चेंज हो रही है, मीन्स यू हमें पता है डेल्टा यू चेंज इन हीट, इंटरनल एनर्जी जो होती है उसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं, लेट वी सी। देखिए हमें क्या पता लग गया, राइज इन टेम्परेचर मीन्स जितना टेम्परेचर चेंज हुआ वो हमें पता लग जाएगा। और जो हीट कैपेसिटी है कैलोरीमीटर की वो भी हम लोग जानते हैं। तो यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हीट इवॉल्व इन द रिएक्शन, कि रिएक्शन के अंदर जितनी हीट इवॉल्व हो रही है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो कितनी हीट इवॉल्व होगी, हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबशन, कंबशन के ड्यूरिंग कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी क्या है। ठीक है, ये हम राइट करेंगे कि कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी क्या है, ये वैल्यू हम लोगों को मालूम है। और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, ये भी हमें पता लग जाएगा थर्मोमीटर की हेल्प से। और क्या देखेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर, की वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी है। अगर हमें ये तीनों चीजें पता हैं तब हम क्या कर सकते हैं कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी कंबशन के ड्यूरिंग, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हम इसे कैसे डिनोट करेंगे। अब जो हीट कैपेसिटी है कैलोरीमीटर की उसको हम जेड से डिनोट करेंगे। ठीक है, और चेंज इन टेम्परेचर तो डेल्टा टी है ही। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो जो हमने सब्सटेंस लिया है, बर्निंग या फिर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हम बोल सकते हैं, जो भी हमने सब्सटेंस लिया था, ये स्मॉल एम क्या होगा कि कितना ग्राम हमने सब्सटेंस लिया है। ठीक है, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस, और कैपिटल एम क्या है, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। अगर हमें ये सारी चीजें पता लग गई तो हम क्या निकाल सकते हैं, हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबशन, कि कंबशन के ड्यूरिंग कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा यू इस तरह से मेजर हो जाएगा। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट ऑफ कंबशन दैट वी कैलकुलेटेड इज डेल्टा यू, मतलब कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट ऑफ कंबशन हमने कैलकुलेट की है उसे हम क्या बोलेंगे, डेल्टा यू। अब डेल्टा यू हमें पता लग गया, और चेंज इन एंथैल्पी का तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो डेल्टा एच किसके इक्वल होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी के इक्वल होता है। डेल्टा यू की वैल्यू हमने निकाल ली, और डेल्टा एन जी हमें पता है जो भी रिएक्शन हो रही है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट इज एन जी। आर हमें पता है गैस कांस्टेंट, टी क्या है टेम्परेचर, ये सब चीजें हमें पता होगी। हम क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन एंथैल्पी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया, बोम कैलोरीमीटर से डेल्टा यू की वैल्यू कैलकुलेट की। उसके बाद फॉर्मूला में हम डेल्टा यू की वैल्यू पुट करके चेंज इन एंथैल्पी भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम डेल्टा यू और डेल्टा एच को मेजर कर सकते हैं। ओके, लेट वी मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज, अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन में हम लोगों ने एंथैल्पी चेंज निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, अब कोई भी रिएक्शन होती है तो हमें पता है क्या बनता है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से क्या प्रोड्यूस होंगे, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे। अब ये हमें पता है कि रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, मतलब इस तरह से भी रिएक्शन हो सकती है कि एक रिएक्टेंट है और एक ही क्या हो रहा है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन जो रिएक्टेंट है, जब एक एक है दोनों ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उस केस में तो हम सिंपली राइट कर सकते हैं। एंथैल्पी चेंज कैसे निकालेंगे, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। बट अगर हमारे पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट हैं, लाइक दिस, हमारे पास क्या है, ए प्लस बी, दीज आर रिएक्टेंट, एंड प्रोड्यूस क्या हो रहा है, सी प्लस डी, ये हमारे पास रिएक्शन है, दीज आर रिएक्टेंट एंड दीज आर प्रोडक्ट। अगर इस केस में हमने एंथैल्पी चेंज निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, बोथ प्रोडक्ट की हम क्या लेंगे, एंथैल्पी माइनस बोथ रिएक्टेंट की एंथैल्पी। तो अब दोनों की लिखने की बजाय हम लोग क्या लिख लेते हैं, समीशन ऑफ एच प्रोडक्ट, मतलब कि प्रोडक्ट
कि जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सभी का समीशन। समीशन का मतलब क्या है कि हमने दोनों प्रोडक्ट की एंथैल्पी का क्या कर दिया, सम कर दिया। ठीक है, इसीलिए हम ये क्या साइन लगा देते हैं, समीशन, इसे सिग्मा भी बोलते हैं। ठीक है, माइनस क्या लिख लेंगे, यहां हम क्या राइट कर सकते हैं, समीशन एच ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की जो एंथैल्पी है वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंथैल्पी चेंज। किसे डिनोट करेंगे, डेल्टा आर एच। डेल्टा एच मीन्स एंथैल्पी चेंज, आर का मतलब क्या है, रिएक्शन की, किसी भी रिएक्शन के ड्यूरिंग एंथैल्पी चेंज क्या हो रहा है वो हम कैसे निकालते हैं, एच प्रोडक्ट मतलब जितने भी प्रोडक्ट है उन सभी की एंथैल्पी का समीशन माइनस जितने भी रिएक्टेंट हैं उनकी एंथैल्पी का समीशन। तो इस तरह से हम एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम एंथैल्पी चेंज की डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या होगी, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व या फिर अब्सॉर्ब, कि किसी भी रिएक्शन में कि कितना अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब हो रहा है या फिर इवॉल्व हो रहा है जब क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, जब किसी भी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उस ड्यूरिंग कितनी हीट इवॉल्व हो रही है या अब्सॉर्ब हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी चेंज। अब देखिए जो एंथैल्पी चेंज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, मीन्स डेल्टा एच क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब हम देखते हैं कि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी। अगर हमारे पास दो टाइप की रिएक्शन होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये आप लोगों को पता है। अब हम देखेंगे कि डेल्टा एच पॉजिटिव एक्सोथर्मिक में होगा या एंडोथर्मिक में, और नेगेटिव एंडोथर्मिक में होगा या फिर एक्सोथर्मिक में। देखिए जब कोई रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक, ठीक है, जब भी कोई रिएक्शन है एक्सोथर्मिक तो उस केस में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। और जब भी कोई रिएक्शन है एंडोथर्मिक, ठीक है, जब कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है उस केस में जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब ये हमने बात की एंथैल्पी चेंज की। ठीक है, अगर हमारे पास टर्म आ जाए स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज क्या होगा, आप सभी को पता है कि स्टैंडर्ड अगर हमने कोई भी चीज निकालनी है तो उस केस में हम क्या ले लेते हैं, जितने भी हमारे पास सब्सटेंस है सभी को क्या ले लेते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन पे। ठीक है, कंडीशन सारी कैसी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड कंडीशन होनी चाहिए, मीन्स टेम्परेचर और प्रेशर की जितनी भी कंडीशन है जब स्टैंडर्ड होगी उस केस में अगर हम एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस केस में एंथैल्पी को हम क्या बोलेंगे, अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। ठीक है, और डिनोट कैसे करेंगे, एच नोट। ठीक है, एच नोट से डिनोट करेंगे। कोई भी चीज स्टैंडर्ड जब होती है तो उस केस में हम क्या लगा देते हैं, नोड लगा देते हैं। अब नोड स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज निकालना है, बाकी फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, समीशन ऑफ एच प्रोडक्ट, यहाँ पे स्टैंडर्ड लग जाएगा और यहाँ पे भी स्टैंडर्ड लग जाएगा क्योंकि हमने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को क्या लेना है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे। ओके, लेट वी सी द फैक्टर ऑन विच एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड, कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिन पे एंथैल्पी चेंज डिपेंड करेगी। सबसे पहला है फिजिकल स्टेट। ठीक है, अब हमारे पास जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है वो सॉलिड फॉर्म में हो रहा है या फिर लिक्विड फॉर्म में हो रहा है या गैसियस फॉर्म में हो रहा है, इस पे क्या है, एंथैल्पी चेंज डिपेंड करेगा। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमें ये पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, वाटर बनेगा और वाटर वेपराइजेशन की फॉर्म में भी बन सकता है, मीन्स वेपर स्टेट में, गैसियस स्टेट में बन सकता है, और किस स्टेट में बन सकता है, लिक्विड स्टेट में बन सकता है। H2
प्लस हाफ O2, ठीक है। हमने जब इनको रिएक्ट करवाया तो हमारे पास वाटर बन गया लिक्विड स्टेट में, ठीक है। और क्या हो सकता है, H2 और हाफ O2 जब रिएक्ट कर रहे हैं तो वाटर बन सकता है कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में। अब इन दोनों केस में जो एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, ओके। जब लिक्विड बन रहा है तो उस केस में क्या होगा, -258, ठीक है। अप्रोक्सीमेट जब लिक्विड वाटर फॉर्म होगा तो उस केस में जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या होगा, -258। बट जो गैसियस फॉर्म है उस केस में जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या होगा, -241, ठीक है। ये दोनों एंथैल्पी चेंज है। देखो जब वाटर बना गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, दोनों केस में क्या हो गया, एंथैल्पी चेंज में डिफरेंस हो गया। आई थिंक यहाँ 285 है, ठीक है, 285, यहाँ 241। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट की क्वांटिटी हमने कितनी ली है कि 1 मोल ले रहे हैं या फिर 2 मोल ले रहे हैं या 3 मोल है, तो उस पे भी क्या करेगी, एंथैल्पी चेंज डिपेंड करेगी, ठीक है। थर्ड है एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन। अब हमें पता है कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कार्बन है। कार्बन क्या है, डायमंड फॉर्म में भी करता है, ठीक है। और कार्बन किस में, ग्रेफाइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म है। अब इन दोनों की अगर हम अलग अलग रिएक्शन करवाएं तो जो एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या होगा, डिफरेंट, ओके। इन दोनों से अगर हम बना रहे हैं, अगर ऑक्सीजन मिक्स करें, ठीक है, O2, तो आप लोगों को पता है क्या बनेगा, CO2। ये रिएक्शन तो इजी सी सभी लोगों को पता है, बट हमने क्या देखना है, एंथैल्पी चेंज। इस केस में जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज -395, और इस केस में जो होगा -393। तो अब देखो आ गया ना डिफरेंस, एलोट्रोपिक फॉर्म से यहाँ हमने डायमंड लिया था, यहाँ क्या लिया था, ग्रेफाइट। दोनों की एंथैल्पी चेंज में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर। अब जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कंडीशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम। अब देखो अगर हमने, जब हम एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस केस में अगर हमने प्रेशर को या फिर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया तो जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट। देखो जैसे हमने पढ़ा था QP, हीट चेंज पढ़ा था एट कांस्टेंट प्रेशर, और हीट चेंज हमने पढ़ा था एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इन दोनों पे आपको पता है एक की वैल्यू क्या थी, ΔU, और एक की वैल्यू क्या थी, ΔH। तो जो QP था मीन्स हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, वो क्या था, ΔH, और QV था वो क्या था, ΔU के इक्वल। तो इट मीन्स जब हम कंडीशन को डिफरेंट कर देते हैं तो एंथैल्पी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, ओके। जो ये 5 फैक्टर हैं जिन पे एंथैल्पी डिपेंड करेगी, फिजिकल स्टेट, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट, एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन, टेम्परेचर और कंडीशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है जो हम लोगों को रीड करनी है, दैट इज थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अब देखो केमिकल इक्वेशन सभी लोगों को पता है, अब थर्मो जहां पे आ गया तो इट मीन्स वो किससे रिलेट कर रही है, हीट का उसमें कुछ ना कुछ रिलेशन है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन को, ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या है, हीट चेंज इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट चेंज हो रहा है या फिर हीट चेंज टेक प्लेस हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि एक्सोथर्मिक भी रिएक्शन होती है और एंडोथर्मिक, दोनों में क्या होता है, हीट चेंज होता है, दोनों में हीट चेंज होगा। और इस केस में भी हमने ΔH की वैल्यू पढ़ी थी और इस केस में भी ΔH की वैल्यू पढ़ी थी।
जैसे हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक के केस में डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और एंडोथर्मिक के केस में डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसी जो रिएक्शन होती है जिसमें हीट चेंज इवॉल्व हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अब देखिए इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि किसी भी चीज की फॉर्मेशन जब हो रही है तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज होगा। अब फॉर्मेशन हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रिएक्शन के बारे में। तो फॉर्मेशन का मतलब क्या है, जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, मीन्स आर से क्या बन रहा है, पी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, मीन्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो उस केस में जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। उसे हम क्या लिखते हैं, डेल्टा एफ एच। एफ का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एंथैल्पी चेंज इन द, या फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब निकालना कैसे है इसे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अभी हमने सीखा था कि एंथैल्पी चेंज अगर निकालना है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट है तो सिंपल 1 लिखना है, लेकिन अगर एक से ज्यादा हो जाते हैं तो हम लोग क्या राइट कर देंगे, समीशन। ओके, लेट वी टेक एग्जांपल। सपोज दैट कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, C+O2, सभी को पता है क्या बनाते हैं, CO2। अब यहाँ पे देखो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, तो इट मीन्स इसमें कुछ ना कुछ क्या होगी, एंथैल्पी फॉर्मेशन होगी। अब एंथैल्पी फॉर्मेशन जो होगी वो क्या होगी, -393.5। ओके, जो डेल्टा एफ एच है वो क्या होगा, -393.5। अभी हमने देखा था, तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब यहाँ पे कितने मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हो रहा है ना। लेट वी टेक 1 मोर एग्जांपल, कार्बन प्लस 2H2 क्या बनेगा, CH4। कितने मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हो रहा है ना। तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के फॉर्म होने के लिए जितना भी एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हमें एक कंडीशन देखनी है, जब भी आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है तो उस केस में आपको क्या निकालना है, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट की एंथैल्पी निकालनी है। अगर आप न्यूमेरिकल करते हो तो वहां पर आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया होगा, मीन्स डेल्टा एफ एच दिया होगा। ठीक है, और रिएक्शन भी आप लोगों को गिवन होगी। अब हो सकता है कि वो रिएक्शन बैलेंस हो या ना हो। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि उस केस में कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, और आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी होगी। ठीक है, या फिर आपको एंथैल्पी चेंज दिया होगा। तो एंथैल्पी चेंज दिया होगा, आपको क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट का एंथैल्पी निकाल दोगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, 4S और 6O2 गैसेस फॉर्म में है। क्या बना रहे हैं, 4SO2 बना रहे हैं। अब यहाँ पर देखो कितने मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, 4 मोल हो रहा है ना। और इस केस में आपको दिया है जो डेल्टा RH नोड है उसकी वैल्यू आपको दी है -1583.2 किलोजूल, ये आपको वैल्यू दी है। और आपको निकालना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे कितने मोल फॉर्म हो रहे हैं, 4 मोल हो रहे हैं ना। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए आप लोगों को क्या निकालना है, 1 मोल की एंथैल्पी। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, इसे 4 से डिवाइड कर दोगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 9 जा 36, ओके 2 रह गया, 5 जा एंड 8 जा। ठीक है, क्या आंसर आ गया, -395.8 किलोजूल। तो आप लोगों को ये जरूर ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल करते वक्त आप लोगों को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया होगा तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए आप लोगों को 1 मोल की एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है। ओके, आई थिंक आप लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर गए होंगे।
ठीक है। अगर मानो कि एलिमेंट से क्या बन रहा है, कंपाउंड बन रहा है, कोई भी एलिमेंट है उससे कंपाउंड बन रहा है, इस केस में आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालोगे, एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड माइनस एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट। और अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी की बात आ जाए, अगर हमारे पास बात आ जाए स्टैंडर्ड एंथैल्पी की, तो सेम कंडीशन कि कोई भी जो भी सब्सटेंस हम यूज करेंगे वो क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड कंडीशन पे ही होना चाहिए। मींस टेम्परेचर और प्रेशर उसके कैसे होने चाहिए, स्टैंडर्ड। और डिनोट करेंगे तो क्या लगा देंगे, डेल्टा एफ एच नोड, मींस डेल्टा एफ एच नोड मींस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब क्या है कि जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को बर्न कर रहे हैं हम, ठीक है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस क्या हो रहा है, बर्न्ड, तो उस केस में जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास कार्बन है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, कार्बन सॉलिड फॉर्म में जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो इट मीन्स बर्न हो रहा है, क्या बना रहा है, CO2। ठीक है, तो इस केस में जो डेल्टा CH होगा, C मीन्स एंथैल्पी ऑफ कंबशन, वो क्या है, हमें इतनी बार इसकी एंथैल्पी पढ़ ली, 393.5 किलो जूल। ठीक है, दिस इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा फ्यूल या फिर एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल एंड फूड। देखिए यहाँ हमने क्या पढ़ना है, एफिशिएंसी ऑफ फूड एंड फ्यूल। अब आप लोगों को पता है कि जो फूड है वो हमारी बॉडी के लिए किसका काम करता है, फ्यूल का काम करता है। जैसे हम लोग फूड को ईट करते हैं तो फूड को ईट करने से हम लोगों के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी से हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही किसी भी मशीन को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है, फ्यूल की जरूरत होती है। अब जब भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, बर्न होगा, 1 मोल या फिर क्या बोल सकते हैं 1 ग्राम, ठीक है, जब भी 1 ग्राम ऑफ फूड या फिर 1 ग्राम ऑफ फ्यूल जब बर्न होगा तो उस केस में क्या होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी तो प्रोड्यूस होगी। एनर्जी किसकी फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, हीट की फॉर्म में। जब 1 ग्राम ऑफ फ्यूल बर्न हो रहा है तो एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है हीट की फॉर्म में, तो उस प्रोसेस को या फिर उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या हुई, जब 1 ग्राम ऑफ फ्यूल बर्न हो रहा है और हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो जो भी वैल्यू वहां से निकल के आएगी उसे हम क्या बोलेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू। अब हर एक जो फ्यूल है सभी की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट, क्योंकि सभी का कंबशन रेट डिफरेंट होगा तो सभी की कैलोरीफिक वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट एफिशिएंसी ऑफ फूड एंड फ्यूल। यहां तक आप लोग चैप्टर रीड करेंगे और न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे एंड नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।